हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग प्राचीन इतिहास के सेक्शन को पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जिस सभ्यता का विकास हुआ, जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, उसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। इस वैदिक सभ्यता को आर्यों की सभ्यता भी कही जाती है। आर्यों की सभ्यता इसलिए कही जाती है तो वेदों में आर्यों के बसने और उन बसने की जानकारी मिलती है वेदों से, इसलिए इस सभ्यता को आर्यों की सभ्यता भी कही जाती है। तो ये आर्यन लोग कहां से आए थे? तो बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना अलग अलग मत दिए हैं। तो बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि आर्यन लोग आर्कटिक प्रदेश से आए थे, उत्तरी ध्रुव से। जर्मन विद्वान मैक्स मुलर का कहना है कि आर्यन लोग मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया अफगानिस्तान के ऊपर मध्य एशिया है, वहां बैक्टीरिया नामक है, वहां से आए हैं। जर्मन विद्वान मैक्स मुलर का कहना है। मैक्स मुलर का जो मत है मध्य एशिया, वही सर्वमान मत माना गया है। वेदों को हम लोग वैदिक सभ्यता का काल है 1500 बीसी से 600 बीसी। वैदिक सभ्यता को दो कालों में बांटकर हम लोग अध्ययन करते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय है 1500 बीसी से 1000 बीसी। 1500 बीसी से 1000 बीसी। उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 बीसी से 600 बीसी। अब हम लोग पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी। तो ऋग वैदिक काल, आर्यों के आगमन को ऋग वैदिक काल कहा जाता है। वेद के बारे में हम लोग को पढ़ना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। वेदों से क्या मिला है? तो वेदों से आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिली है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या बताया गया? तो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित ज्ञान ऋग्वेद में संकलन है। यजुर्वेद में क्या है? तो युद्ध कला से संबंधित ज्ञान यजुर्वेद में शामिल है। सामवेद में क्या है? तो सामवेद में संगीत व कला से संबंधित ज्ञान सामवेद में है। अथर्ववेद में क्या है? तो भवन निर्माण और तंत्र मंत्र विद्या किसमें शामिल है? अथर्ववेद में। अब आते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में। ये सप्त सैंधव प्रदेश में कहने का मतलब है तो 7 नदियों के बीच में जिन जिन प्रदेश आते हैं वहां पर ऋग्वेद की रचना हुई है। तो सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब 7 नदियां, सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, ब्यास नदी, सिंधु, रावी, झेलम, चेनाब, ब्यास, घग्गर और सतलज। ये सप्त सैंधव प्रदेश है। सिंधु, रावी, झेलम, चेनाब, ब्यास, घग्गर, जिन जिन प्रदेशों में ये फैली हुई उन्हीं को हम लोग सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। तो ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। इसमें 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। 1028 सूक्त है, मंत्र है, श्लोक है। ये सारी चीजें ऋग्वेद में शामिल है। 10 मंडल में से 2 से 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये यहां से यहां तक मंडल प्राचीन मंडल है और 1, 8, 9, 10 ये अंत में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है? तो आयुर्वेद नाम। क्या नाम है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का संकलन बहुत अधिक में हुआ है, तो उसके छोटे छोटे भाग, तो उस छोटे में के संकलन को उपवेद की संज्ञा दी गई है। तो उपवेद कौन सा है? तो आयुर्वेद। जिस तरह चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है ना, तो आयुर्वेद में क्या है? तो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित जानकारी है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। तो ऋग्वेद के जो देवता है वो इंद्र भगवान है। तो इंद्र भगवान 250 बार जिक्र हुआ है ऋग्वेद में। 250 बार, सबसे अधिक बार। अस्तोमा सदगमया ऋग्वेद से लिया गया। किसे लिया गया? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः, तो वो भी किससे लिया गया? ऋग्वेद से लिया है। कहां पे जिक्र? तो 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ। अब इसे साफ स्पष्ट होता है, यज्ञों से संबंधित जानकारी यजुर्वेद में।
यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया, एकमात्र वेद जिसमें गद्य और पद दोनों में लिखा गया। उपवेद, इसका उपवेद क्या है, इसका ब्रांच क्या है, तो ब्रांच है धनुर्वेद। क्या है, धनुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है इसका, तो ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ मतलब यज्ञ अनुष्ठानों के बारे में जानकारी, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, ऐतरेय। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो शतपथ है। कौन है, शतपथ। यज्ञ और बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन किसमें, यजुर्वेद में। यजु का अर्थ ही होता है यज्ञ, तो यज्ञ और बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन किसमें, यजुर्वेद में। अब आते हैं सामवेद में। क्या, सामवेद में साम का अर्थ होता है, साम का अर्थ होता है गान। क्या होता है, गान। 7 स्वरों की जानकारी सामवेद से ही मिली है। सा रे गा मा पा धा नी, तो सारे गामा पाधा नी की जानकारी किससे मिली है, सामवेद से मिली है। उपवेद इसका कौन सा है, तो उपवेद गंधर्व वेद। इसमें क्या मिला है, तो संगीत और कला से संबंधित जानकारी है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो पंचवीस है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय। इसका उपवेद आयुर्वेद, इसका उपवेद धनुर्वेद और इसका उपवेद गंधर्व वेद। अब आते हैं अथर्ववेद। ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम पड़ा है। इस वेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद की संज्ञा दी गई है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। कौन है, गोपथ। पहले का था ऐतरेय, दूसरे का था शतपथ, तीसरे का था पंचवीस और चौथे का गोपथ। इसका उपवेद क्या है, शिल्पवेद। क्या है, शिल्पवेद। इसका उपवेद था आयुर्वेद, इसका उपवेद था धनुर्वेद, इसका गंधर्ववेद और इसका शिल्पवेद। शिल्पवेद से भवन निर्माण और के बारे में जानकारी मिलती है शिल्पवेद से। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों का वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही किया गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति का वर्णन है। सभा और समिति का वर्णन किसमें है, अथर्ववेद में। सभा और समिति का वर्णन सबसे इंपॉर्टेंट, सभा और समिति का वर्णन अथर्ववेद में ही किया गया। और सभा और समिति को क्या नाम दिया गया अथर्ववेद, तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। क्वेश्चन आएगा सभा और समिति को अथर्ववेद क्या नाम दिया, तो प्रजापति की 2 पुत्रियां, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है अथर्ववेद। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में है। अब भौतिक जीवन, जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, उसके विपरीत वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार का उल्लेख मिलता है किसमें, ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार का उल्लेख मिलता है। आर्यों के 5 कबीले थे जिन्हें जन कहा जाता था। क्या कहा जाता, जन। आर्यों के 5 कबीले थे जिन्हें जन कहा जाता था। उस कबीले के प्रधान को राजन कहा जाता था। क्या कहा जाता, राजन। और वैदिक सभ्यता का व्यवसाय क्या था, कृषि और पशुपालन दोनों था। कृषि इसमें ज्यादा था, पशुपालन थोड़ा कम था। उत्तर वैदिक काल में कृषि ज्यादा मात्रा में, वहां पर देखेंगे पशुपालन और थोड़ा कम हो गया। तो आर्यों के 5 कबीले जिन्हें जन कहा जाता था। इस 5 कबीले के प्रधान को राजन कहा जाता था। व्यवसाय कृषि और पशुपालन दोनों थे। राजा की सहायता करने वालों को क्या कहते थे, पुरोहित। तो राजा की सहायता करने वाले पुरोहित कहलाते थे। पुरोहित की सहायता करने वाले सेनानी कहलाते थे। क्या कहलाते थे, सेनानी। राजा की सहायता करने वाले पुरोहित और पुरोहित की सहायता करने वाले सेनानी। सेनानी क्या होते थे, तो भाला अस्त्र शस्त्र चलाने में, भाला अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर होते थे। चारागाह का प्रधान, यहाँ पशुपालन लेना, तो चारागाह का प्रधान कौन था, वाज्रपति। परिवार का प्रधान कुलुप। क्या था, कुलुप। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था, परंतु वैदिक सभ्यता का समाज पितृ प्रधान था, पितृसत्तात्मक था। कैसा था,
पितृ सत्तात्मक था। तो परिवार का प्रधान कुलुप और परिवार का मुखिया पिता। लड़ाकू दलों का प्रधान कौन होता था? ग्रामीण होता था। कौन होता था? ग्रामीण। वैदिक सभ्यता का समाज पितृ सत्तात्मक होता था। पुत्र पाने के लिए वैदिक सभ्यता के लोग पूजा पाठ भी किया करते थे। सामाजिक वर्गीकरण कैसा था? तो समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कितने वर्णों में था? 4 वर्णों में विभक्त था। ये कहां पे जानकारी मिला है? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वैदिक सभ्यता 4 वर्णों में विभक्त थी। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहला कौन था? ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण का क्या था? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले हैं, ब्रह्मा के भुजा से क्षत्रिय निकले हैं, और ब्रह्मा के जंघा से वैश्य निकले हैं, और ब्रह्मा के पैर से शूद्र निकले हैं। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कार्य क्या था? तो ब्राह्मण का कार्य धार्मिक अनुष्ठान करवाना, क्षत्रिय शासक वर्ग, राजा बनना, वैश्य का काम था कृषि कार्य संभालना, और शूद्र का काम था सेवा कार्य करना। ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन थे? सारे थे। जो भी दिख रहे हैं आसपास में, प्रकृति में जो दिख रहे हैं, हवा, पानी, सूर्य, आसमान, अंतरिक्ष, सारे देवता थे। तो ऋग्वेद कालीन देवता को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आसमान के देवता। पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आसमान के देवता। तो ऋग्वैदिक कालीन देवता को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। तो उसमें सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। ये अग्नि के देवता, वर्षा के देवता थे इंद्र। अग्नि आग के देवता, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, उसके बाद अग्नि था, उसके बाद वरुण देवता, इसके बाद सोम देवता। इंद्र वर्षा के देवता, अग्नि आग के देवता, वरुण जल के देवता, जल और समुद्र के देवता, सोम तो प्राकृतिक वनस्पतियों के देवता सोम। आर्यों की देवी, अब आर्यन लोग के देवता कौन थे? इंद्र, सबसे प्रमुख देवता इंद्र। लेकिन आर्यों की देवी कौन थी? तो अदिति थी। कौन थी? बहुत सारी देवी, उसमें प्रमुख कौन थी? अदिति थी। पशुओं के देवता, वैदिक सभ्यता के पशुओं के देवता कौन थे? पूषण थे। कौन थे? पूषण। अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल। टाइम पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी। इसके घर कैसे होते थे? कच्ची ईंटों और लकड़ी के खंभों से टिके मिट्टी के घर होते थे। मैंने हम लोग ने चर्चा की कि ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। तो उसी में क्या था? कच्ची ईंटों और लकड़ी के खंभों पर टिके मिट्टी के घर होते थे उत्तर वैदिक काल में। इस यहाँ पर भी मिट्टी, यहाँ पे चर्चा करते हैं, कच्ची ईंट और लकड़ी के खंभों पर बने होते थे। 4 मृदभांड की चर्चा उत्तर वैदिक काल में हुई है। काले मृदभांड, लाल मृदभांड, काली पॉलिशदार मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। मृदभांड कहने का मतलब मिट्टी के बर्तन। तो काले मृदभांड मिले हैं, लाल मृदभांड, काली पॉलिशदार और चित्रित धूसर मृदभांड। 4 मृदभांड उत्तर वैदिक काल में मिला है। नेक्स्ट है इसका व्यवसाय। व्यवसाय क्या था आर्यन लोगों का? तो कृषि था, पशुपालन था। कृषि के बारे में पढ़ते, कृषि शुरू करने के दौरान जब कृषि स्टार्ट करनी होती थी तो अनुष्ठान करवाया जाता था। क्या करवाया जाता? अनुष्ठान करवाया जाता था। और कृषि की जो मुख्य फसलें थी वो गेहूं और चावल थी। क्या थी? गेहूं और चावल। तो आर्यन लोग कृषि करने से पहले अनुष्ठान यज्ञ करवाते थे। उसके बाद कृषि की प्रमुख फसल कौन थी? तो वो गेहूं और चावल थी। लगभग 1000 बीसी में लोहे का साक्ष्य मिला है। क्या मिला? लोहे का साक्ष्य मिला है कर्नाटक के धारवाड़ जिले से। क्या मिला? कर्नाटक के धारवाड़ जिले से। हम लोग पाषाण काल से पढ़ रहे थे, पाषाण काल, इसके बाद ताम्र काल, इसके बाद कांस्य काल, इसके बाद लोह काल। तो वैदिक सभ्यता को लोह काल कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य काल कहते हैं, और पाषाण काल हम लोग पढ़े पत्थर का काल। तो ये
वैदिक सभ्यता को लोह काल भी कहते हैं। ठीक है, लोहे का साक्ष्य मिला 1000 BC में। कहा मिला है? तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले से मिला है। ऋग वैदिक काल जब चल रहा था तो उसमें सभा में स्त्रियों में जाने का प्रवेश था, परंतु उत्तर वैदिक काल आते आते सभा में स्त्रियों का प्रवेश बंद हो गया। सभा और समिति का चर्चा किसमें मिला है? अथर्ववेद में उल्लेख है सभा और समिति का, और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया अथर्ववेद में। तो सभा समिति, सभा में बुद्धिमान व्यक्ति शामिल होते, सभा में बुद्धिमान और पढ़े लिखे व्यक्ति इसमें शामिल होते थे, पर समिति में सामान्य लोग, साधारण लोग शामिल होते थे। सभा में बुद्धिजीवी लोग शामिल होते थे, समिति में साधारण लोग शामिल होते थे। तो इस सभा में स्त्रियों का प्रवेश बंद हो गया उत्तर वैदिक काल में, परंतु ऋग वैदिक काल में स्त्री और पुरुष दोनों सभा में आते थे। परिवार कहता था संयुक्त परिवार था, 4-5 पीढ़ी का संयुक्त परिवार होता था। यज्ञों का उल्लेख है, तो यज्ञों का उल्लेख किसमें है? तो सर्वप्रथम यज्ञों का उल्लेख यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में यज्ञों का उल्लेख किया गया है। कौन सा उल्लेख का? तो राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद में है। ये राजसूय यज्ञ क्या है? तो अब कोई भी राजा जब राज सिंहासन पर बैठता था तो राजसूय यज्ञ करवाता था। अश्वमेध यज्ञ क्या है? तो राजा अपने क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराता था। वाजपेय यज्ञ क्या है? तो राजा अपने शक्ति का शौर्य प्रदर्शन के लिए वाजपेय यज्ञ करवाता था। सिंहासन पर बैठने के लिए राजसूय यज्ञ, अपनी शक्ति का प्रदर्शन के लिए वाजपेय यज्ञ, और राजा अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए घोड़ों को छोड़ता था, और 1 साल के विचरण में जहां जहां वो जाते थे उस पर राजा का अधिकार हो जाता। अगर वह घोड़ा कोई पकड़ता तो वो राजा के साथ युद्ध उसको करना पड़ता था। तो अश्वमेध यज्ञ राजा अपने विस्तार को अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करता था। राज सिंहासन पर बैठने के लिए राजसूय यज्ञ करता था, अपने शौर्य शक्ति प्रदर्शन के लिए वाजपेय यज्ञ करता था। प्रमुख संस्कार क्या थे? तो वैदिक सभ्यता के प्रमुख संस्कार थे गर्भाधान, स्त्री पुरुष का इसमें मिलन होता था। नामकरण, जब बच्चा होता था उसका नामकरण किया जाता था। इसके संस्कार थे मुंडन क्या था? उस समय से चली आ रही है, आज भी मुंडन है। उस समय से 3500 साल पहले भी मुंडन का कार्य होता था और आज भी मुंडन होता है। वानप्रस्थ क्या है? तो जंगलों में जाकर जीवन व्यतीत करना। ठीक। उपनयन संस्कार, तो उपनयन संस्कार क्या है? तो जनेऊ धारण करके ऋषि मुनि के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करना, उसको बोलते हैं उपनयन संस्कार। कर्णवेद क्या है? तो कान को छिदाना को कर्णवेद संस्कार कहा जाता है। तो गर्भाधान, नामकरण संस्कार, मुंडन, वानप्रस्थ, उपनयन, कर्णवेद संस्कार, ये मुख्य संस्कार है वैदिक सभ्यता का। नेक्स्ट है विवाह के प्रकार। हम लोगों ने यहाँ पढ़ा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्णों का जो विवाह का प्रकार थे अलग अलग था। ब्राह्मण के लिए क्या था? तो ब्राह्मण के लिए ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह। क्षत्रियों के लिए विवाह का क्या था? गंधर्व विवाह, वो गंधर्व विवाह स्पेशल क्षत्रियों के लिए ही था। वैश्य और शूद्र के लिए कौन सा विवाह था? तो असुर विवाह था। कौन सा था? असुर विवाह वैश्य और शूद्र के लिए। नेक्स्ट है कि जवालो उपनिषद में, उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद 108 है। कितना है? 108 उपनिषद है। उत्तर वैदिक काल में उपनिषद, जैसे ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, यजुर्वेद की, सामवेद की, अथर्ववेद की। तो उत्तर वैदिक काल में किसी रचना हुई? तो आरण्यक की रचना हुई, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, उपनिषद की रचना हुई। इन सारी रचनाएं उत्तर वैदिक काल में हुई। ठीक है। तो उपनिषद कितने? 108 है। तो उस 108 में जबालो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है। तो पहला आश्रम कौन है? तो ब्रह्मचर्य है, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। गृहस्थ का आयु क्या है? तो ब्रह्मचर्य का आयु कितनी है? तो 0 से 25 वर्ष, मतलब बच्चा
उत्पन्न के बाद वो 25 वर्ष तक ऋषि के पास रहकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो बच्चा अपने शुरुआती काल से 25 वर्ष की उम्र तक ऋषि के पास रहकर ज्ञान प्राप्त करने को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। नेक्स्ट है गृहस्थ। गृहस्थ मतलब 25 से 50 वर्ष पर। तो शादी करने के बाद 25 से 50 वर्ष तक अपने गृहस्थ की कार्यों को करना, उसे गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है वानप्रस्थ। इसमें क्या है, तो व्यक्ति 50 वर्ष के दौरान मतलब 50 वर्ष के बाद पर 75 वर्ष की आयु तक ईश्वर ध्यान कर सकता है। क्या कर सकता है, ईश्वर ध्यान कर सकता है। और इस ईश्वर ध्यान को, इस वानप्रस्थ को मोक्ष की प्राप्ति कहा गया है। नेक्स्ट है संन्यास। 75 से 100 वर्ष की आयु को, ये वानप्रस्थ हो गए जंगलों में जाकर, घर में नहीं। 50 से 75 की आयु जंगलों में जाकर ईश्वर ध्यान करना वानप्रस्थ की संज्ञा दी गई है और उसे मोक्ष की प्राप्ति भी कहा गया है। नेक्स्ट है संन्यास। 75 से 100 मतलब 75 से 100 वर्षों तक उसे क्या करना है, मोक्ष प्राप्ति के लिए सन्यासी जीवन व्यतीत करना है। तब उसे क्या प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मोक्ष के लिए दो ही है, वानप्रस्थ और सन्यास। इस चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है, वो है गृहस्थ। कौन सा है, गृहस्थ। आपको लगता होगा कि ब्रह्मचर्य होगा या वानप्रस्थ होगा, सन्यास होगा, इस चारों में से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, गृहस्थ। मतलब सांसारिक जीवन व्यतीत करना इन चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। और इसके देवता कौन है, तो ऋग्वैदिक कालीन के देवता इंद्र थे और उत्तर वैदिक कालीन आते आते इंद्र पीछे चले गए। कौन बन गए, प्रजापति। तो सृजन के देवता कौन थे, प्रजापति। पशुओं के देवता कौन, रुद्र। यहाँ पशुओं के देवता कौन थे, पूषण। कौन थे, यहाँ पशुओं के देवता रुद्र हो गए। यहाँ पे पशुओं के देवता जो पूषण थे वो शूद्रों के देवता बन गए। कौन बन गए, शूद्रों के देवता। तो सबसे मुख्य बातें क्या है, सामाजिक वर्गीकरण की वैदिक सभ्यता 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आज हम लोगों ने पढ़ा वैदिक सभ्यता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन तैयारी, अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। आपको लगता होगा इतना याद कैसे होगा, तो याद करने का सिंपल फंडा है। क्या करना है आपको, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो को देखना है और एक बार इसका नोट्स बना लेना है। एक बार वीडियो देखना है, अच्छे से नोट्स बना लेना है और एक बार किसी व्यक्ति या बच्चे को सुना देना है। एक बार बस सुनाना है उसको, आपको याद हो जाएगा। आपको याद करने का जरूरत भी नहीं। मैंने भी इसी प्रकार से याद किया है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं महाजनपद लेकर। महाजनपद हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास से कहां से पढ़ रहे हैं, पाषाण काल पढ़े हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े, इसके बाद क्या पढ़े हम लोग, वैदिक सभ्यता। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, महाजनपद। महाजनपद के बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं महाजनपद को लेकर। जय हिंद।